नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। हिंदी 4th सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी भाषा की उद्भव और विकास का तीसरा सत्र। तो इस सत्र में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का परिचय और हिंदी भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ। अब तक हम 2 सत्रों में देखा कि हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा से है। यानी पहले सत्र में हमने देखा कि हिंदी भाषा का संबंध खड़ी बोली से है, जो दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली। उसके 3 भेद है, यानी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू। इनको सब मिलाकर खड़ी बोली बनाया गया था। उसका ही एक मानक रूप हिंदी है। फिर दूसरे सत्र में हमने देखा कि हिंदी भाषा को देखने से पहले हमने दूसरे सत्र में देखा भाषा किसे कहते हैं, भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ। तो हिंदी भाषा का भी उद्भव के बारे में हमने देखा। तो अभी हम हिंदी भाषा का उद्भव हिंदी साहित्य के नजरिए से किस तरह से हुआ, हिंदी भाषा का परिचय हम इस सत्र में करेंगे। जब हम हिंदी शब्द का व्यवहार करते हैं तो हम 3 बातों पर बहुत ध्यान रखना है। पहला, ऐसी भाषा जिसका भारत में बहुत सारे लोग यानी सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा है या प्रयोग करते हैं। दूसरी, मानक हिंदी जो साहित्य व संस्कृति के प्रतीक है। और तीसरा जो है भारत का राजभाषा है और जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में भी किया जाता है। यहाँ प्रमुखता तीनों रूप और प्रमुख रूप हिंदी भाषा का ही हम कर रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में बोलचाल की भाषा जो है वो हिंदी है, और वहाँ मानक भाषा है, और तीसरी बात राजभाषा है, हमारे भारत देश की राजभाषा है। यह भाषा का विकास क्रम हम 1000 साल से देखते हैं। यहाँ हिमालय से विंध्याचल और राजस्थान से लेकर बंगाल तक इसका क्षेत्र माना गया है। यहाँ 18 बोलियों का संयुक्त दाय रूप है, और भाषा के रूप में इसका विस्तृत पूर्व के प्रदेश से यानी बंगाल और उड़िया से हिंदी ब्रजबोली के स्थान तक यानी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बंगाल तक है। और पश्चिमी में हम देखते हैं, पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम में हम देखते हैं कि गुजरात और राजस्थानी, और दक्षिण पश्चिमी में हम देखते हैं मराठी, महाराष्ट्र, यहाँ तक इसका प्रसार हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार उत्तरी क्षेत्र में हम देखना चाहते हैं तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू, और दक्षिण में देखना चाहते हैं तो हम दक्षिण में देखते हैं तो हैदराबाद, दक्षिणी हिंदी का तक इसका प्रसार है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में धीरेन्द्र वर्मा जी इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इस वर्गीकरण को हम देखते हैं तो कौन से भाग में कौन सी भाषाएं हैं, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों भागों में कौन से भाषाएं बटे हैं। तो हम देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का आधुनिक आर्य भाषाओं का उन्होंने वर्गीकरण किया है। तो पूर्व में है, उत्तरी में हम पहला देखते हैं, नहीं पूर्वी में देखेंगे। पूर्व में हम देखते हैं तो उड़िया, बंगाली, असमिया। पश्चिम में देखते हैं तो गुजराती, और मध्य में देखते हैं तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और बिहारी और पहाड़ी। फिर उत्तर में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। तो इस तरह से
और एक बार उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। उत्तर में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, पश्चिम में गुजरात, मध्य देश में पूर्वी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी मध्यदेशीय उन्होंने कहा है इसे। पूर्वी में उड़िया, बंगाल, असमिया। तो इस तरह से उन्होंने हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया है, यानी आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। दक्षिण में जाएंगे तो मराठी और हमारी हैदराबादी हिंदी दक्षिणी। तो इसी तरह डॉक्टर ग्रियर्सन भी उन्होंने भी वर्गीकरण किया है, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा, भीतरी उपशाखा, और 3 भागों में उन्होंने इसे लिया है। तो बाहरी उपशाखा में जो 18 भाषाओं हम कह रहे थे, तो उसमें से 17 भाषाओं का उन्होंने जिक्र किया है, विचार किया है। तो पहले बाहरी उपशाखा में लहंदा, सिंधी, मराठी द्वितीय, और उड़िया, बिहारी, बंगाली, असमी। मध्य में पूर्वी हिंदी, भीतरी में पंचम, पश्चिमी में पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी, राजस्थानी। इस तरह से उन्होंने ग्रियर्सन ने इसको वर्गीकरण किया है। तो मूल रूप से, स्थूल रूप से भारतीय आर्य भाषा का जो उद्भव है, हम 1000 साल से, ईसा 1000 साल से देखते हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास को हम जब देखते हैं तो बहुत ही पुराना है। ईसा पूर्व आर्य भाषा को देखते हैं तो ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा ईसा पूर्व 500 से 1000 तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक हम आर्य भाषा के बारे में देखते हैं। तो इसी के क्रम में हम हिंदी को देखेंगे तो हिंदी के भी 3 चरणों में भारतीय आर्य भाषा, हिंदी भाषा का विकास का हम 3 चरणों में इसका विकास हम देखते हैं। तो पहला है हिंदी भाषा का आदिकाल, यानी जैसे कि साहित्य में भी हम देख चुके हैं हिंदी भाषा का आदिकाल। साहित्य में हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसा है, हिंदी भाषा में भी हम हिंदी भाषा का आदिकाल, और दूसरा है हिंदी भाषा का मध्यकाल, हिंदी भाषा का आधुनिक काल। तो इन तीनों भाषाओं 3 चरणों में हमने वर्ग किया है। तो आदिकाल का समय हिंदी भाषा में 10,000 से 1000 से 1500 तक ईसा तक आता है। 1000 से 1500 ईसा तक हिंदी भाषा का आदिकाल आता है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1350 तक आता है, मगर यहाँ पर हिंदी भाषा का क्या कहते हैं उसे, विकास क्रम में पहला जो चरण है हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 साल से 15वीं ईसा तक, यानी ईस्वी। तो हिंदी भाषा का मध्यकाल 1500 से 1800 तक, हिंदी भाषा का आधुनिक काल 1800 से आज तक। तो इनका हम विस्तार से देखें, विस्तार से हम चर्चा करें तो हिंदी भाषा का आदिकाल जो है, हिंदी भाषा का जो आदिकाल है यहाँ 1000 साल के आसपास में बैठता है। और यहाँ एक काल था जो अपभ्रंश, मैंने अब तक कहा था अपभ्रंश से ही सभी भाषाओं का, आर्य भाषाओं का जो उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा 1000 साल तक आने तक अपने अपभ्रंश के केंचुल को, यानी अपभ्रंश की जो मुखौटा उसने पहना था उसको निकाल दिया और भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं में ढलना प्रारंभ किया। तो इसी काल को हिंदी भाषा के आधुनिक काल के इस काल को, यानी 1000 साल से
15वीं ईस्वी तक इस काल को हम संक्रमण काल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस काल को हम संक्रमण काल कह सकते हैं या संक्रांति काल यानी मिलने वाला कहा जा सकता है। तो 1000 से 12 ईसावी तक विशेष रूप से हिंदी का संक्रामित काल यानी संक्रांति काल से कहा गया। इसी काल के अपभ्रंश को अवहट भी कहा गया है, पहले हमने देखा है। और विद्यापति ने कीर्तिलता में क्या कहा था, याद कीजिए, अवहट कीर्तिलता में विद्यापति ने कहा था। और कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी किसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने। यानी तात्पर्य यह है कि खड़ी बोली का आरंभिक रूप अमीर खुसरो तथा उनके बाद कबीर साहित्य में स्पष्टता से हमें मिलने लगता है। यानी खड़ी बोली का ही रूप आज हिंदी है। तो हम खड़ी बोली का ही जब हम अध्ययन करेंगे तो हिंदी भाषा का इतिहास का अध्ययन यहाँ पर होता है। तो खड़ी बोली को हम देखते हैं कि अमीर खुसरो पहले, फिर उनके बाद कबीर जी के साथ, और उसके साथ ही जैन, बौद्ध, नाथ, लोक साहित्य, हम हिंदी साहित्य में बात हम देखते हैं। जैन, बौद्ध, लोक कवि के माध्यम से हिंदी विविध रूप में हमें देखने को मिलता है। राजस्थानी खड़ी बोली अपभ्रंश के मिश्रण से डिंगल शैली का प्रचलन हुआ। यानी राजस्थानी खड़ी बोल अपभ्रंश के डिंगल, यानी राजस्थानी का और एक नाम डिंगल शैली। इस संबंध में श्रीधर जो साहित्यकार है उन्होंने रणमल छंद की रचना भी की थी। और इसी के साथ कल्लोल कवि ने भी डिंगल भाषा में ढोला मारूरा दोहा का रचना उन्होंने किया था। रासो साहित्य पर डिंगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है, जो राजस्थानी खड़ी बोली से उद्भूत हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार अपभ्रंश भाषा ब्रजभाषा मिश्रण से डिंगल शैली का भी जन्म होता है। डिंगल शैली उसे कहते हैं जो शौर्य से भरे हुए साहित्य है। पिंगल जो साहित्य है वो सौंदर्य से भरे हुए साहित्य। तो इस तरह से हिंदी भाषा आगे चलकर खड़ी बोली जो भाषा थी, वहाँ भाषा आगे चलकर फारसी के प्रभाव से उसका नाम हिंदवी की शैली प्रचलित हुई। खड़ी बोली को हिंदवी कहने लगे। जो इसके प्रयोक्ता है हिंदवी के, वह है अमीर खुसरो। आगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम देखते हैं कि अमीर खुसरो के बाद कई मुसलमानी साहित्यकार आते हैं, वह भी हिंदवी नाम से ही हिंदी को बुलाते हैं। तो यहाँ हुआ हिंदी भाषा का आदिकाल। तो दूसरा जो काल है हिंदी भाषा का मध्यकाल, इसकी जो समय सीमा है 1500 से 1800 तक। इस समय तक खड़ी बोली भाषा के रूप में अस्तित्व में आ गई थी, मगर अवधी और ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप वैसे ही था, मगर खड़ी बोली साहित्यिक रूप में नहीं थी। मौखिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण की भाषा में खड़ी बोली लोक में बराबर चल रही थी। 1500 से 1800 तक जो खड़ी बोली है वहाँ मौखिक रूप से चल रही थी, मगर साहित्यिक दृष्टि से अवधी और ब्रज भाषा ही चल रहे थे। आपको याद रखना है 1500 से 18 तक ज़्यादा से ज़्यादा जो साहित्य की रचना हुई है वो अवधी और ब्रज भाषा में ही हुई है। भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषा जो है या खड़ी बोली या हिंदी भाषा की अवधि भी
इसी काल के अंतर में हिंदी का ही एक भाग है, हिंदी की ही एक बोली है, अवधी ब्रजभाषा। तो इस काल में जो हिंदी साहित्य का जो रचना हुआ, इसे हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। इस काल में हम देखते हैं कि सुर है, तुलसी है, राम है, रहीम है, मीरा है, रसखान, केशव जैसे बड़े बड़े कवियों ने भाषा एवं साहित्य की वृद्धि की और हिंदी भाषा की दृष्टि से यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी के साथ इसी समय में दूसरा परिवर्तन यह भी हुआ कि हिंदी भाषा फारसी शब्दों के साथ समावेश बहुत ज़्यादा तरीके से समावेश हुआ। और इसीलिए हम देखते हैं तुलसी और सुर जैसे कवियों की भाषाओं में भी फारसी का प्रभाव हम देखते हैं। तो हिंदी भाषा का मध्यकाल के बाद आगे आता है हिंदी भाषा का आधुनिक काल, यानी 18वीं शताब्दी से 1800 से अब तक जो हिंदी भाषा है, इस भाषा में गद्य के रूप, खड़ी बोली में गद्य के रूप से विकसित होने लगा। 18वीं शताब्दी आने तक, ईसा 18वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के रूप में रचनाएं होने लगी। अकबर के दरबारी जो कवि थे, उन्होंने एक रचना की थी, चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि ने इसकी रचना की थी। उसी के साथ रामप्रसाद निरंजनी, उनका भी खड़ी बोली का यहाँ एक साहित्य है, भाषा योग वशिष्ठ, रामप्रसाद निरंजनी जी का खड़ी बोली गद्य का प्रदर्शन हम इसमें भी देखते हैं। इसी के क्रम में स्वामी प्राणनाथ की शेख मिराजी का किस्सा, ये हिंदी का खड़ी बोली का विकास उसमें हम देखते हैं। यहाँ खड़ी बोली का जो वास्तविक विकास जो हुआ है, वहाँ वास्तविक जो प्रसार हुआ है, वहाँ जो प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद ही, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुआ था। अंग्रेजी राज्य सुचारू रूप से अपना राज्य को चलाने के लिए वहाँ भी समझ गए थे कि देश में एक भाषा की आवश्यकता है, वहाँ हिंदी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही बोलचाल की भाषा थी। तो उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारे पुस्तकों का रचना उन्होंने करवाया था फोर्ट विलियम कॉलेज के मध्यस्थिका के साथ। और इसी समय में उन्होंने बाइबल को भी हिंदी में अनुवाद करवाया था। इसी के साथ वे फोर्ट विलियम कॉलेज में ही राउलवेल के जो दर्शन है उसको भी हिंदी में उन्होंने परिवर्तित किया था। आधुनिक काल में आकर विशेष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट निर्देशन में लल्लू लाल जी और इंशाअल्लाह खान जी ने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की। और इनके अलावा सदासुख लाल व सदल मिश्र और बहुत सारे साहित्यकार या वहाँ पर कर्मचारी हम उन्हें कह सकते हैं, वहाँ के प्राध्यापक भी थे। तो उन्होंने बहुत सारे हिंदी के पुस्तकों का उन्होंने रचना की। और इसी के साथ इसी समय में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, जो हिंदी का पहला पत्र है द्वात मार्तंड, ये भी इसी समय में ही प्रकाशन हुआ। पत्र पत्रिकाओं के साथ भरतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हम नहीं भूल सकते।
भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कई पत्र पत्रिकाएं और हिंदी साहित्य की रचना, खड़ी बोली की रचना का बहुत सारा उन्होंने योगदान दिया है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि पहले जो ब्रज और अवधि थी, वहाँ 18वीं शताब्दी के आने तक, यानी 18वीं शताब्दी के बाद वहाँ ब्रज और अवधि भाषा की जगह पे खड़ी बोली गद्य की भाषा बनी। और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली पद्य की भी भाषा के रूप में विकसित होता है। और इसके बाद वहाँ गद्य पद्य के रूप में भी हम उपस्थित देखते हैं। और आज हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी कई उपन्यास, कहानी, जीवनी और आत्मकथा, संस्मरण आदि हिंदी भाषा में हमें मिलते हैं। हिंदी भाषा ने फारसी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के शब्दों को भी, बहुत सारे शब्दों को उसने ग्रहण किया। तो इस तरह हिंदी भाषा का मैं संक्षिप्त में इसका मैंने अनुभव के बारे में मैंने समझाया। तो ये जो विकास क्रम है, इसके हिसाब से हिंदी एक बहुक्षेत्रीय भाषा है। उसको सारांश को देखें तो हिंदी जनपदीय विस्तार के कारण जातीय संस्कृति का रूप भी ग्रहण कर चुकी है। वहाँ एक जाति है। हिंदी भाषा जो है भारत की बहुत सारे लोगों की अपनी मातृभाषा है। भाषा की व्यवस्था जो हिंदी भाषा है, वहाँ हिंदी भाषा 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां का एक मेल है। हिंदी भाषा का विकास क्रम हम देखते हैं 1000 से 1500 तक, 1500 से 1800 तक और 1800 से अब तक। इन सबको हमने इस सेशन में, यानी इस सत्र में हमने उसका अध्ययन किया। तो अगले सत्र में हम देखेंगे कि हिंदी की मानकीकरण किस तरह से हुआ, यानी हिंदी का जो मानकीकरण होता है वो मानकीकरण हुआ है, और हिंदी का मानकीकरण का जो प्रश्न है, यानी हिंदी को किस तरह से मानकीकरण किया गया है, और दूसरा हिंदी और उर्दू का संक्षेप में किस तरह से संबंध रहा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का सत्र मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग सभी लोग घर में स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसी कामना के साथ मेरा आज का यह सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।